हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था ऑटोनॉमिक गैंग्लिया कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है और कौन से रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट द गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, वो मेडिसिन जो कि हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करेंगी। तो ऑब्वियसली किसी मेडिसिन को अपना काम करना है तो अपने रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो हम उसी की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए सो दैट आप वहां से यहां हम कंटिन्यू इजीली कर सके। ओके, तो अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो हमने ये देखा था कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया मीन्स गैंग्लिया ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, जहां पे आपकी बहुत सारी सेल बॉडी का क्लस्टर होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया है तो इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक का भी होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी होगा, है ना। और हमने देखा था कि दोनों के जो गैंग्लिया, दोनों का जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों के गैंग्लिया में हमारा एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वो कौन सा रिसेप्टर है? कौन सा रिसेप्टर है? एन रिसेप्टर। कौन सा एन रिसेप्टर? एसिटाइलकोलिन एन रिसेप्टर। पढ़ा है, एसिटाइलकोलिन के दो रिसेप्टर थे, मस्कारेनिक, निकोटिनिक। निकोटिनिक दो क्लास में डिवाइड हुआ था, एनएम और एनएन। तो ये वही एनएन रिसेप्टर है। तो यानी कि इन रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड होके आगे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का केस हो चाहे सिंपैथेटिक का हो। मैंने बताया था आपको कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो एसिटाइलकोलिन इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में भी जो गैंग्लिया से पहला यानी कि प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके टर्मिनल में भी एसिटाइलकोलिन ही होता है। यानी कि अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करने जा रहे हैं या चाह रहे हैं तो पहला जो न्यूरॉन होगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलेगा उसके अंदर उसके टर्मिनल में एसिटाइलकोलिन ही होगा। तो एसिटाइलकोलिन दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें चाहे सिंपैथेटिक की। एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको छोड़ा था, मैंने बोला था आपसे कि अब हमने बोल दिया कि जो ये एन रिसेप्टर है ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ मतलब सिंपैथेटिक का भी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है और पैरासिम्पैथेटिक का भी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है। तो अगर हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स देते हैं, अभी हम देखेंगे मेडिसिन कौन कौन सी आती हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में और वो कैसे काम करती हैं। अगर हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया भी ब्लॉक होगा और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया भी ब्लॉक होगा। ऐसा तो नहीं है कि पैरासिम्पैथेटिक ही ब्लॉक होगा या सिंपैथेटिक ही ब्लॉक होगा, है ना। तो इफेक्ट क्या आएगा? अब हम क्या समझे, आप सोचिए। चलिए हार्ट की बात करते हैं। हार्ट में हमें पता है कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। ठीक हो गया। सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब आप कह रहे हो कि आपने गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दिए हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया, तो हार्ट पे इफेक्ट क्या आएगा? हार्ट रेट कम होगा या हार्ट रेट ज्यादा होगा? क्योंकि दोनों ही सिस्टम ब्लॉक हो चुके हैं। मैंने यही क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ा था। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हमें पता है कि हर ऑर्गन पे, ठीक है, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं हालांकि वहां पे ड्यूअल इनर्वेशन होता है, यानी कि अगर मैं हार्ट की बात कर रही हूँ तो वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी जाती हैं और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो अपना रोल प्ले करेगा वो डोमिनेंसी रोल प्ले करेगी। जिस ऑर्गन में जिस चीज की डोमिनेंसी ज्यादा हुआ करती है, क्योंकि आप और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर मैं हार्ट की बात कर रही हूं तो ऐसा नहीं है कि हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी उतना ही डोमिनेंट है जितना सिंपैथेटिक है। ठीक है, तो हार्ट में आप ध्यान रखिएगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस रहती है हमेशा। ठीक हो गया। अगर मैं बात करती हूँ ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स में किसकी डोमिनेंस रहती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस रहती है। सेम मैं बात करती हूँ जीआई ट्रैक्ट की, जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वहां पे भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस रहती है। समझ में आ रहा है? हमारी आई स्मूथ मसल है, यहाँ पे भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस रहती है। तो मैं ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो अगर मैं डोमिनेंस की बात करती हूँ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस ब्लड वेसल में है, दूसरा स्वेट ग्लैंड पे है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉकर दोगे, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दोगे, तो जहां पे जिसकी डोमिनेंस ज्यादा होगी ना, वही सिस्टम के इफेक्ट ब्लॉक होंगे। समझ में आ गया है? ठीक है। ब्लड वेसल में किसकी डोमिनेंस ज्यादा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो किसका इफेक्ट ब्लॉक होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। समझ में आया? अगर मैं स्वेट ग्लैंड की बात कर रही हूँ, स्वेट ग्लैंड में किसकी डोमिनेंस होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो कौन सा इफेक्ट ब्लॉक होगा, कौन सा सिस्टम ब्लॉक होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ मसल में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस रहती है, इसीलिए अगर आप गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देते हैं तो कौन से इफेक्ट ब्लॉक होंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ये बहुत बड़ा एक डाउट क्रिएट हो जाता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आगे से ध्यान रखिएगा कि नो डाउट हमें पता है कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करेंगे, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक का हो चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हो, कोई अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन जो ऑर्गन पे इफेक्ट आएगा वो डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग आएगा। जिस ऑर्गन में जिसकी डोमिनेंसी ज्यादा है, जो सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट जिस ऑर्गन में है, वही सिस्टम ब्लॉक होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की बात करती हूँ, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का इफेक्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि हार्ट पे इफेक्ट बताइए, चलिए हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? हार्ट में हमें पता है कि किसकी आपकी किसका आपका डोमिनेंस किसकी होती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस होती है। ठीक है, तो इफेक्ट क्या आएगा बताइए? कौन सा सिस्टम ब्लॉक होगा? डोमिनेंट सिस्टम ब्लॉक होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट पे क्या इफेक्ट है? क्या करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? एसिटाइलकोलिन क्या करता है हार्ट पे? हार्ट रेट को कम करता है, पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा? हार्ट रेट कम तो होगा नहीं, ब्लॉक हो गया ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम किया करता था और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही ब्लॉक हुआ है, तो क्या होगा आपका रिजल्टेंट इफेक्ट? क्या आएगा? इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? जहां पे जिसकी डोमिनेंसी है वही सिस्टम ब्लॉक होगा। चलिए बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड है हमारे पास स्वेट ग्लैंड। ओके, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में कौन सा सिस्टम हमारा डोमिनेट होता है? दोनों में से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट होता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले बताओ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्वेट ग्लैंड पे क्या फर्क पड़ता है? स्वेटिंग बढ़ जाती है ना? स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है ना जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब देखो, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दोगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया, यानी कि आपकी स्वेटिंग क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका? डिक्रीज स्वेट सिक्रीशन। ठीक है, जो स्वेट का सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लास्ट में एक और एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ। जैसे हम बात करते हैं अबाउट दी स्मूथ मसल्स, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ब्लड वेसल्स। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का यूज ही इस वजह से हुआ करता था, अभी इतना नहीं होता है। ब्लड वेसल्स में मैंने बताया था किसकी डोमिनेंस होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस होती है। ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से अगर आपको ध्यान हो क्या होता था? ब्लड प्रेशर क्या होता था? बढ़ जाता था। बीपी क्या हो जाता था आपका? इंक्रीज हो जाता था। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही ब्लॉक होगा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देने के बाद, तो बीपी क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का? बीपी का कम हो जाना। समझ में आ गया? ठीक है, किस तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। अब बात ये आती है कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स आपके यूज क्यों हो रहे हैं? तो बेसिकली गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स का जो यूज है वो ज्यादातर केसेस में हाइपोटेंशन इंड्यूस कराने के लिए ही होता है, क्योंकि देखो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का आपने इफेक्ट देखा कि ये बीपी को कम करता है। अगर सर्जरी के टाइम में अगर आपको एक कंट्रोल्ड बीपी की जरूरत है कि आपको ब्लड प्रेशर कम चाहिए होता है, जब सर्जरी होती है तो ब्लड प्रेशर की जरूरत होती है कि ब्लड प्रेशर कम हो, तो उसके लिए ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर यूज किए जाते थे। अभी क्या है, उससे बहुत बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन पहले इसका यूज होता था और अब यूज नहीं होता है। उसका कारण आपको बहुत सीधे सीधे यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए, ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है ये क्या होंगे? इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि एक ही ऐसा तो है नहीं कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर आप देखो दोगे तो खाली ब्लड वेसल्स पे असर आएगा, आई पे असर आएगा, आपका विजन माइड्रेसिस हो जाएगी, विजन ब्लर हो जाएगा, आपके स्मूथ मसल्स में आपका क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट हुआ करती थी अब रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस थी। अब वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ करता था। अब क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो चुका है ड्यू टू डोमिनेंसी, तो इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो वहां पे भी आपका क्या है, जिसको बोलते हैं हमारा पैरालिटिक इलियस होना, ठीक है। जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद जब अगर किसी को गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दिए हुए हैं तो मसल बहुत टाइम तक रिलैक्स रहती है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो भी अराइज हो रही है, ये सारे क्या है, साइड इफेक्ट है। सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि आप देखो ना हार्ट पे, देखो हार्ट रेट बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट ही तो डालेगा बॉडी पे। तो इसीलिए गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को अब इतना यूज नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो मेजर है इसमें, अगर हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, ओके। सबसे पहली क्लास है हमारी कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, और वैसे रादर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 क्लास, ओके। बहुत सारी बुक्स में आपको 2 ही क्लास दिखाई देंगी, बट मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चल रही हूँ। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव blockers, and the last one we have depolarizing blocker. Depolarizing blockers. Okay, so let's start with the competitive blocker. सबसे पहले जब मैं ब्लॉकर्स की बात कर रही हूँ तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं तो रिसेप्टर्स रिसेप्टर किस टाइप का है, हमें एनएन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है ना। एनएन रिसेप्टर कैसा होता है, अगर आपको पता हो एनएन रिसेप्टर की फिजियोलॉजी तो आपको पता होगा कि एनएन रिसेप्टर कैसा होता है हमारा। एनएन रिसेप्टर होता है हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ऐसा रिसेप्टर जो किसी लिगेंड, किसी मॉलिक्यूल के बाइंड होने के बाद अपने अंदर जो चैनल्स हैं उसे ओपन कर देता है, जो स्पेसिफिक होते हैं फॉर सर्टेन आयंस। तो हम यहाँ पे पहले वही रिसेप्टर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके का होगा। वी ऑल नो कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, लाइक दिस, ओके। तो मैं रफली इसे कर रही हूँ, ओके। एंड इन सेंटर वी हैव द आयन चैनल, ओके। आप इसे किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हैं, बट मैं बीच में से दिस इज आवर चैनल, ठीक है। ये हमारा रिसेप्टर है जो मैंने बनाया है अभी बीच में रेड कलर से आपको डिनोट किया है, ये हमारा रिसेप्टर है, ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो बहुत सिंपल है। ये जो रिसेप्टर है इसके सरफेस में यहाँ पे ये क्या होती है, हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है, लिगेंड बाइंडिंग साइट, यानी कि यहीं पे आके मॉलिक्यूल बाइंड होगा। अभी देखो ये क्या है, क्लोज है, यहाँ से कोई भी चीज इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकती है। बीच में क्या है, ये क्लोज चैनल है, तो एरो लगा के आप लिख लेंगे क्लोज्ड चैनल, ओके। अब देखो क्या होगा, ये कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है बेटा, ये एनएन रिसेप्टर, ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में कौन सा होता है, एनएन रिसेप्टर, ओके। तो क्या होगा, देखो एसिटाइलकोलिन आएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है एसिटाइलकोलिन के जो मैंने ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं। एसिटाइलकोलिन आया, सीधे जाके अपनी लिगेंड बाइंडिंग साइट पे बैठ गया, क्योंकि यही इसकी साइट थी, यहीं पे बैठ सकता था। जैसे ही ये लिगेंड बाइंडिंग साइट पे बैठेगा वैसे ही ये चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो कैसे होगा ओपन, तो मैं इसे यहीं पे ओपन करके दिखा दे रही हूँ। ये हो गया चैनल ओपन, ठीक है। अभी तक क्या था, क्लोज था ना, अब क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद क्या होगा, आसानी से यहाँ से आयन की एंट्री अंदर हो जाएगी। ये कौन सा पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, यहाँ से एंटर होके कहाँ पे आ जाएगा, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये जो आपका एनएन रिसेप्टर होता है, ये अपने अंदर से कौन कौन से आयंस की एंट्री कराता है, सोडियम, पोटेशियम की भी एंट्री कराता है, प्लस कैल्शियम की भी एंट्री कराता है। 3 आयंस हैं जो इनके इस चैनल के थ्रू अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है, जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में हम बोल रहे थे कि एनएन रिसेप्टर है,
वो किस तरीके से वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया। एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा, इसके बाइंड होते ही ये चैनल ओपन होंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया है मैंने, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड डीपोलराइजिंग, ये कैसे इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं देखें फटाफट से। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ विद द कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। कॉम्पिटिटिव नाम आपको बता रहा है, कंपटीशन होगा। किसके साथ कंपटीशन होगा? एसिटाइलकोलिन के साथ कंपटीशन होगा फॉर लिगेंड बाइंडिंग साइट। सेम साइट में जहां एसिटाइलकोलिन जाके बैठ रहा है और चैनल को ओपन कर रहा है, वहां पे जाके ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन सा है एग्जाम्पल हमारे पास? ट्राइमिथोफेन एंड नेक्स्ट वी हैव थिंक मेकामाइलामीन, पैम्पिडीन। ये सारे क्या हैं? कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर हैं। ये क्या करेंगे? सपोज मैंने इन्हें दिखाया है रेड कलर से, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। तो ये क्या करेंगे? जहां पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होता था वहां पे फटाफट से चले जाएंगे और एसिटाइलकोलिन की जगह पहले खुद जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब ये खुद जाके यहाँ पे बैठ गए हैं, तो अब क्या होगा देखो, एसिटाइलकोलिन को मौका ही नहीं मिला ना इस लिगेंड बाइंडिंग साइट पे जाने का। जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड ही नहीं हुआ तो क्या ये चैनल ओपन होंगे? नहीं। बस इनका यही काम है, ये केवल कंपटीशन करते हैं और जीत जाते हैं। कंपटीशन किस चीज के लिए? लिगेंड बाइंडिंग साइट पे पहुंचने के लिए। तो इन्होंने कंपटीशन किया, गए लिगेंड बाइंडिंग साइट पे बैठ गए। इन्होंने और कुछ नहीं करना है, इन्होंने बस एसिटाइलकोलिन को किसी भी तरीके से बाइंड होने से रोकना था। एसिटाइलकोलिन अब बाइंड हो नहीं पाया तो ये चैनल ओपन नहीं होगा। तो समझ में आ गया कैसे ब्लॉकेज हुई, कैसे ये चैनल ब्लॉक हुआ, आयंस की एंट्री नहीं हुई, समझ में आया, ठीक है। अब बात करेंगे अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर वी हैव द एग्जांपल हियर। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ हेक्सोमिथोनियम, हेक्सामिथोनियम, ओके। हेक्सामिथोनियम हमारी ड्रग है जो नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर की क्लास में आती है। कैसे इसका इफेक्ट क्या है ये आपको मैं बता देती हूँ। ये क्या करती है? ये किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करती है, इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर इसे बोला हुआ है। जैसे ये लिगेंड बाइंडिंग साइट है ना, जिसमें एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, ये जो हेक्सामिथोनियम है इसके लिए एक अलग से साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो आयन चैनल है सीधे जाके क्या करती है, ये आयन चैनल पे जाके बैठ जाती है। ये चैनल है यहाँ पे जहां से आयन की एंट्री होती है, देखो यहीं से तो आयन अंदर आ रहा था, ये सोडियम मान लो बाहर था, ये यहीं से अंदर आ रहा था। तो क्या करते हैं ये वाले ब्लॉकर, जो नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर हैं, ये सीधे जाएगा और यहाँ पे जो आयन चैनल है ना वहां पे जाके बैठ जाएगा। और जैसे ही आयन चैनल पे बैठेगा तो आयन चैनल ओपन हो ही नहीं पाएगा। हालांकि इसने भी वही काम किया बट काम करने का तरीका अलग था। कॉम्पिटिटिव ने क्या किया, एसिटाइलकोलिन के साथ कॉम्पीट किया और एसिटाइलकोलिन की जगह पे बैठ के काम किया। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव यानी कि हेक्सामिथोनियम ने सीधे आयन चैनल जहां पे होते हैं, जहां पे उसकी ओपनिंग पॉइंट होता है, वहां पे जाके ये जाके बैठ जाएगा और ये चैनल को ओपन नहीं होने देगा। समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस? तो ये था आपका नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर सेम उसी तरीके से हैं जैसे हमने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में पढ़े थे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं निकोटीन और दूसरा है हमारे पास एंटीकोलिनेस्ट्रेज, ओके, एंटीकोलिनेस्ट्रेज। बहुत आसान सा तरीका है, आप जानते हो एनएन रिसेप्टर की जहां तक बात हो रही है, एनएन रिसेप्टर के साथ निकोटीन एगोनिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। और एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या करते हैं? एंटीकोलिनेस्ट्रेज का काम क्या है हमारा? एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाना। यानी कि ये दोनों ही क्या है, देखो अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा तो एसिटाइलकोलिन और निकोटीन दोनों ही एनएन रिसेप्टर के लिए क्या है? एगोनिस्ट है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अगर आप ज्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में अगर आप ज्यादा अमाउंट में आप निकोटीन प्रेजेंट हो या फिर एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है बार बार निकोटीन आएगा, बार बार एसिटाइलकोलिन आएगा, इस रिसेप्टर से बाइंड होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसेप्टर बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, आपका
बार बार बाइंडिंग होने की वजह से क्या होता है, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, एक हद तक ही आपके रिसेप्टर रेस्पॉन्स देते हैं। अगर एगोनिस्ट बार बार बाइंड होने लगता है, मैंने बताया था रिसेप्टर रेगुलेशन में आपको, अगर एगोनिस्ट बार बार बाइंड होंगे, क्योंकि निकोटीन और एसिटाइलकोलिन दोनों ही एनएन रिसेप्टर के एगोनिस्ट हैं, बार बार अगर ये इस रिसेप्टर से बाइंड होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। अब एसिटाइलकोलिन कितना भी आके इस रिसेप्टर से बाइंड करे, ये चैनल कभी ओपन होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली इसने भी चैनल की ओपनिंग को ब्लॉक किया, लेकिन तरीका अलग था, इसीलिए इनको बोला डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, क्योंकि बार बार बाइंडिंग होने की वजह से जो आपका रिसेप्टर है वो बार बार डीपोलराइज हो रहा है, और ज्यादा बार डीपोलराइज होने की वजह से क्या होता है, रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन होता है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में रिसेप्टर रेगुलेशन में, अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन में बताया हुआ है। तो ये था आपका ऑल अबाउट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, और मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को जनरली यूज करते थे इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, यूज ना करने का रीजन भी आपको पता चल गया, क्योंकि एसोसिएटेड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे अब यूज नहीं किया जाता है, हमारे पास बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एक एडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ, इसे स्मोकिंग सिजेशन के लिए यूज किया जाता था। कैसे यूज करते थे एक्चुअल में, देखो जो ये एनएन रिसेप्टर है ना, एनएन रिसेप्टर, इसके साथ जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है ना तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है, और डोपामीन जब रिलीज होता है तो इंसान को अच्छी सी फीलिंग आती है। अगर मैं निकोटीन की बात कर रही हूँ, निकोटीन सबको पता है कि टोबैको में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होगा, जो इंसान बहुत ज्यादा टोबैको स्मोक करता है, उसके स्मोक कर रहा है, निकोटीन जा रहा है बॉडी में, निकोटीन क्या करेगा, एनएन रिसेप्टर से बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद ब्रेन में क्या होगा, डोपामीन का लेवल बढ़ेगा, इसको बोलते हैं रिवार्डिंग इफेक्ट। तो इंसान को अच्छा लगेगा, डोपामीन की वजह से क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, इसीलिए इंसान नेक्स्ट टाइम और ज्यादा टोबैको स्मोक करेगा, है ना। तो अगर आप एनएन रिसेप्टर को ब्लॉक करा दें तो क्या होगा, इंसान स्मोकिंग कर रहा है, निकोटीन ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट निकोटीन एनएन रिसेप्टर से बाइंड हो ही नहीं पाएगा, और अपना इफेक्ट जो डोपामीन के लेवल को बढ़ा रहा है वो बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है फॉर स्मोकिंग सिजेशन, ठीक है, जिसमें हमारा मेकामाइलामाइन यूज होता है बेसिकली स्मोकिंग सिजेशन के लिए, क्योंकि समझ में आ गया है, आप शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्यों मैंने बताया। तो ये था ऑल अबाउट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं जल्द से जल्द उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।